खबर तफसील से। दिल्ली के शाहीन बाग में खवातीन का एहतजाज लगातार जारी है। इस दौरान आज तीसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर किए गए मसालहतकारों ने एहतजाजियों से बातचीत की। मुज़ाकरातकार ने एहतजाजी खवातीन से ये दरख्वास्त की कि क्या सड़क एक तरफ नहीं खोली जा सकती। इस पर वहां मौजूद लोगों ने तमाम एहतजाजियों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर सवाल उठाए। एहतजाज कर रहे अफराद का ये भी कहना था कि अगर एक तरफ से सड़क खोल दी जाए तो ऐसे में एहतजाज कर रहे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा कौन लेगा। वाज़ेह रहे कि इससे पहले 2 बार धरने की जगह पर पिस्तौल और देसी कट्टे से फायरिंग के वाकयात पेश आ चुके हैं। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि उस सूरत में पुलिस यहां मौजूद तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी ले। उधर नोएडा से कालिंदी कुंज की जानिब आने वाले महामाया फ्लाईओवर को कुछ देर के लिए खोला गया था, लेकिन उसको एक बार फिर से बंद कर दिया गया। महामाया फ्लाईओवर पर एक बार फिर से बैरिकेडिंग कर दी गई है। मोटरसाइकिल सवारों के अलावा किसी को भी आगे आने नहीं दिया जा रहा है। बाइक सवारों और मुसाफिरों का कहना है कि नोएडा पुलिस की मर्जी है, जब इसको लगता है वो रास्ता खोल देती है और जब दिल चाहता है बंद कर देती है। मैं उस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से महामाया फ्लाईओवर का ट्रैफिक आता है। ये जो ट्रैफिक आपको एक दो इक्का दुक्का गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही हैं, यही वो रोड है जहाँ से नोएडा से कालिंदी कुंज के लिए जो पूरा ट्रैफिक है वो यहाँ से आता है। कुछ देर पहले यहाँ पर कारें हैं वो यहाँ पर आ रही थी और दूसरी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आ रही थी, यानी कि बड़ी गाड़ियों के अलावा जो तमाम ट्रैफिक है वो यहाँ पर आ रहा था। अब ये जो सिर्फ बाइक हैं ये सिर्फ आ पा रही हैं, ये पहले से खुला हुआ था। थोड़ी देर पहले उस पूरे ट्रैफिक को यहाँ पर खोल दिया गया था। ये मेट्रो लाइन है और इसके नीचे ये नोएडा से कालिंदी कुंज आने वाला रास्ता है। तो ये तमाम सूरत हाल है, लेकिन जिस तरह से थोड़ी देर पहले ट्रैफिक चल रहा था उसको बंद कर दिया गया। अब पूरी तरह से ट्रैफिक यहाँ पर एक बार फिर से बंद हो गया है। तो ये वो इलाका है, कालिंदी कुंज का इलाका है जो जहाँ पर शाहीन बाग का जो प्रदर्शन चल रहा है उसकी वजह से जो सिक्योरिटी के तहत और जो ट्रैफिक बंदोबस्त के तहत ये बंद कर दिया गया था। आपको जो बैरिकेड दिखाई दे रहे हैं ये वो रास्ता है जो सरिता विहार जाता है और फिर आगे फरीदाबाद की तरफ चला जाता है। ये रास्ता पूरे तौर से अभी बंद है। ये जो रास्ता जिधर आपको ट्रैफिक जाता हुआ दिखाई देगा ये जैतपुर होता, ये आपको मीठापुर बदरपुर होता हुआ सीधा फरीदाबाद की ओर चला जाता है। तो ये रास्ता खुला हुआ है, लेकिन जो रास्ता है जहाँ से ट्रैफिक को आना चाहिए महामाया फ्लाईओवर से, वो रास्ता अब फिर से बंद कर दिया गया है। इसलिए ये दिक्कत आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक बात से फिर से हो सकती है। तो यहाँ पर ये सारे लोग मौजूद हैं। भाई साहब, अभी जो ट्रैफिक आ रहा था अब देख रहे हैं हम दोबारा से बंद कर दिया गया। तो ये जो बंद है ये कब से बंद है, कब खोलते हैं ये लोग, क्या करते हैं? ये ऐसा है जी, ये सुबह और शाम को पुलिस वाले जैसे ट्रैफिक कोई आता बाइक तो निकल जाती है जी। हाँ। ऑटो वाले उससे पैसे लेते हैं, ये जब खोलते हैं पैसे के लालच में खोलते हैं, सुबह शाम वो से नहीं खोलते। अच्छा। हाँ, और ये तो 2 महीने हो गए, 2 महीने इससे ज़्यादा बंद हो गए जी से। अभी देख रहे थे ये खुला हुआ था, अब फिर बंद दिख रहा है। एक्चुअली ये बात है ना कि आज शिवरात्रि है तो उसकी वजह से जाम ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया था, इस वजह से थोड़ी देर के लिए खोला गया था। अच्छा। और फिर अभी बंद कर दिया गया। जब जाम ज़्यादा हो जाती है तो पुलिस कभी कभी खोलती है सुबह शाम। अच्छा। और जब बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ कुछ दूसरे बाइक सवार हैं जो बिल्कुल उसी जगह से आए हैं। आप लोग वहीं से आ रहे हैं, क्या स्थिति है वहाँ पर? वहाँ पे जो है ना 2 व्हीलर आ सकते हैं, छोटा सा रास्ता उन्होंने खोल रखा है। बाकी के जो 4 व्हीलर हैं जो सब मूव कर रहे DND के थ्रू दिल्ली में आने के, उधर से आश्रम साइड से। क्या आप लोग को ये जो रास्ता अगर उधर से लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या कोई जाम लगा हुआ है, किस तरह के हालात हैं वहाँ पे? ट्रैफिक पुलिस भी है और जाम भी लगा हुआ है। धीरे धीरे वहाँ पे मीडिया वाले भी बहुत सारे पहुंचे हुए हैं, जिस कारण से क्राउड काफी इकट्ठी हो गई वहाँ पे। क्या बता रहे हैं वो लोग कि क्यों नहीं खोला जा सकता? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कुछ ट्रैफिक आने लगा था, फिर बंद हो गया। नहीं, अभी फिलहाल तो क्लोज कर रखा है उन्होंने वहाँ पे। क्लोज कर रखा है। हमेशा ही होता है, इतना हमेशा होता है। 2 व्हीलर के लिए हमेशा खुला रहता है। लेकिन अगर खोल दिया जाए यहाँ से ट्रैफिक तो क्या कुछ राहत मिल सकती है? अगर कार वाले हैं, मान लो बाइक वाले तो आ ही रहे हैं, फिर यहाँ पे गैदरिंग हो जाएगी सर, यहाँ पे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। फिर यहाँ से आपको फिर से नोएडा या दिल्ली फरीदाबाद के थ्रू आप जा सकते हैं, या वापस आपको यू टर्न लेके फिर आपको DND होके जाना ही होगा। अगर खोल भी दिया जाए उधर से तो सिर्फ मीठापुर, बदरपुर और जो फरीदाबाद के जो लोग हैं उनको कुछ राहत मिल सकती है? थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नहीं तो घूम के जाना पड़ेगा उन सबको। वहाँ भी क्राउड है, वहाँ पर बदरपुर में ज़्यादा क्राउड हो जाता है, जैतपुर मोड़ है वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, सरिता विहार वाले पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसलिए जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक कुछ नहीं होगा।
ये जो रास्ता बंद है, ये तो रास्ता बंद है, वो प्रदर्शनकारियों ने बंद कर रखा है इलाका। ये जो नोएडा पुलिस वाले हैं, ये अभी बीच में उन्होंने खोल दिया था, तो ये कुछ ट्रैफिक आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो सर ये अपनी मर्जी से खोल देते हैं, अपनी मर्जी से बंद करते हैं। जब कभी नहीं होते तो गाड़ी वाले अपना आप निकाल लेते हैं, कई बार बैरिकेटर हटा देते हैं, कई बार लगा देते हैं, उनका कोई फिक्स नहीं है। अभी भी बैरिकेटर लगा हुआ है, खोला नहीं है उन्होंने, नहीं है। तो ये पूरी तमाम हालात हैं जो आपको दिखाई देंगे कि फिलहाल ये जो महामाया फ्लाईओवर है, वहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा था, गाड़ियाँ जो आ रही थी, उसको एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अपनी मर्जी से यहाँ पर खोला जाता है, अपनी मर्जी से बंद कर दिया जाता है, लेकिन दिक्कतें जो हैं लोगों की फिलहाल वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैमरामैन वैभव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सीए और एनआरसी की मुखालिफत कर रहे लोगों के सब्र ज़ब्त और हौसले का इम्तहान सिर्फ हुकूमत ही नहीं ले रही, बल्कि मौसम भी खूब सितम ढा रहा है। लखनऊ में हुई बारिश से मुजाहिरीन बेइंतहा परेशान हुए। बारिश में भीगते रहे, लेकिन पुलिस ने शामियाना लगाने नहीं दिया। 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। लखनऊ के घंटा घर पर एनआरसी और सीए के खिलाफ धरना और मुजाहरा जारी है। मालूम होता है कि खवातीन के अज़्म के सामने सारे मौसम बेअसर हो चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लखनऊ के घंटाघर पर मौजूद हैं। मौसम ख़राब हो चुका है, एक बार फिर यहाँ पर बारिश हुई है, लेकिन बारिश के बावजूद भी लोगों ने अज़्म कर रखा है कि यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि ख़वातीन की तादाद में कमी हुई है और ख़ासी कमी हुई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं। बारिश के बावजूद भी आप यहाँ बैठी हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं? अब बहुत बारिश हुई है और आप देख रहे हैं कि सरकार और पुलिस हमें कुछ भी तंबू नहीं लगाने दे रही है, और हम रुकेंगे नहीं। जब हम खुले आसमान के नीचे सर्द में कोहरे पे बैठ गए हैं, धूप में बैठ गए हैं, हमने बारिश भी झेल ली है, ये सरकार हमें और मजबूत बना रही है, और चारों चीज़ें मतलब हर तरीके के मौसम हम झेल चुके हैं। तो जब तक वापस हम जिस परेशानी, जिस मुसीबत, जिस काले कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो उसके आगे ये जो वक्ती मुसीबत है, परेशानी, वो बहुत कम है। दूसरी बात, महिलाओं की कमी का अगर आपका सवाल है तो महिलाएं कम हो गई हैं। बराबर हम कहते रहते हैं और आपके चैनल के थ्रू भी कहा है कि अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त ऐसा आए कि एक औरत यहाँ पर रह जाती है, तो वो भी उन लाखों औरतों का, लाखों महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेगी जो अपने देश के करोड़ों लोगों के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, ये जज्बा है, इनका मानना यह है कि तादाद कम होने से इस मिशन पर, इस तहरीक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, जहाँ औरतों की कम होने की बात कर रहे हैं, मेरी कुछ बहनें जो कि यहाँ वॉशरूम बंद है, तो जो बहनें मेरी रात भर रुकी हैं उनको जाना तो होगा। जब वॉशरूम बंद है तो ये लोग आसपास ही गई हैं और वो अभी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बारिश से कम हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, जिसकी वजह से ज़्यादा समय नहीं दे रही हैं, लेकिन दे रही हैं समय, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जो भी बहनें बैठी हैं वो एक बहनें कम से कम 10 बहनों के बराबर हैं। देखिए, इनके जो अज़्म की बात की जाती है, हौसले की बात की जाती है, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। दिल्ली में महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। वजीर आजम से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने सीए और एनपीआर की फिर हिमायत की। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें ये जानकारी है कि सीए और एनपीआर से किसी भी शहरी को खतरा नहीं है। ताहम उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर एनपीआर से एनआरसी जैसा खतरा महसूस हुआ तो इस मामले में जरूर गौर करेंगे। और मैंने मेरी भूमिका स्पष्ट की है। सीए क्या है, एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है, मैंने बात समझ ली है और मैंने मेरी भूमिका स्पष्ट की है। तो सीए को लेकर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सीए उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये किसी को देश से निकालने के लिए कानून नहीं होने जा रहा है। हालांकि ये बात सच है कि अपने पड़ोसी जो देश है उसमें जितने पीड़ित अल्पसंख्यक है उसमें है, मानता हूं मैं, हिंदू होंगे, उनको यहाँ नागरिकत्व देने के लिए वो कानून है। तो पहली बात ऐसी है कि सीए से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। एनआरसी के बारे में बीच में शायद संसद में ही भूमिका स्पष्ट की है केंद्र सरकार ने। एनआरसी पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा। आसाम तक की बात है, वहां भी जो कुछ चल रहा है सबको पता है। रही बात एनपीआर की, वो और सेंसस तो हर 10 साल में होता है, वो होने की आवश्यकता है। और मैंने मेरे राज्य के सारे तमाम जितने नागरिक हैं उनको आश्वस्त किया है, किसी के भी अधिकार मैं किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। तो बात स्पष्ट है। ये ऐसी कोई मेरी राजनीतिक भूमिका मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। और एनआरसी में जो एक वातावरण, माहौल
किया जा रहा है कि मुसलमानों के लिए खतरनाक होगा, ऐसे नहीं। ये तो सब लोगों को अपनी जो नागरिकता की बात है, सिटीजनशिप, उसके लिए कतर में रहना ही होगा। लागू नहीं, देखो ऐसी बात है, मैंने कहा कि एनपीआर जो है उसमें वो भी किसी को घर से बाहर निकालने के लिए कानून नहीं लाने जा रहे। सेंसस की बात है, जनगणना जिसे हम कहते हैं, वो तो हर 10 साल में होती है, और इसमें भी अगर जब वो शुरू हो जाएगी बात और उसमें भी अगर हम देखेंगे कि अरे नहीं ये तो बात खतरनाक है, तो विवाद हो सकता है। UIDAI ने हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 127 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी मंसूख करने से मुतालिक नोटिस जारी किया है। आधार अथॉरिटी ने अगली कार्रवाई से मुतालिक तमाम 127 अफराद को इनफरादी तौर पर मुत्तला करने की बात कही है। वाज़ेह है कि UIDAI जो आधार कार्ड एक्ट 2016 के तहत कायम किया गया है, उस पर अपने इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। मुताल्लिका इदारे को किसी भी कानून के तहत किसी भी शहरी को उसकी शहरियत के बारे में सवाल करने और दस्तावेजात तलब करने की इजाज़त नहीं है। गैर मजाज तौर पर आधार कार्ड हासिल करने का सबूत मिलने पर उस शहरी का आधार कार्ड मनसूख करने का इख्तियार है। मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ मुल्क भर में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। अवाम की बड़ी तादाद मुतनाज़ा कानून को वापस लेने का मरकजी हुकूमत से गुज़िश्ता कई दिनों से मुतालबा कर रही है। हैदराबाद के इलाके मेहंदीपट्टनम में आज बाद नमाज जुमा मस्जिद अजीजिया के पास नौजवानों की जानिब से NRC, NPR और शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हुए पुरअमन एहतजाज किया गया। कबूल नहीं करना, पेपर के बाद हम नहीं भरेंगे फॉर्म बोल के साफ आप बोल दीजिए। उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, ना आप पे कोई कानूनी दायरा लगेगा। बस हर कोई ये बोल दीजिए, साफ इनकार कर दीजिए कि हम कागज नहीं दिखाएंगे और ना वो फॉर्म भरेंगे। उधर रांची में CA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाजी धरने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 20 जनवरी से जारी इस धरने में रोजाना दस्तूरे हिंद की तमहीद पढ़ी जाती है। साथ ही धरने में शामिल खवातीन को इसका मतलब भी बताया जाता है। इस धरने में रांची शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों से कसीर तादाद में खवातीन शिरकत कर रही हैं। अम्बेडकर ने जो हमें संविधान हमें सौंपा है, तो हम उसके वैल्यू को इन्हें समझाना चाहते हैं कि यह समानता का अधिकार हमें देता है। राष्ट्र पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना चाहता है, तो हम इस संविधान में बदलाव हमको मुनासिब नहीं लगता। और अपनी सरकार को हम समझाना चाहते हैं कि आप जो प्रस्तावना आपने हम बदलाने की कोशिश अब में आप लगे हैं, इसको हम महिलाएं आज धरना प्रदर्शन पर बैठकर इसके खिलाफ बैठी हैं कि जो प्रस्तावना हमें सौंपा गया है उसमें हम एक लफ्ज़ का बदलाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर ट्रेड यूनियंस ने CA, NRC और NPR के खिलाफ रियासत गिर पैमाने पर मुहिम चलाने का फैसला किया है। रांची में मरकजी ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24 फरवरी से 2 मार्च तक जारी इस मुहिम के दौरान कारखानों, कोयला कानों और मेहनत कशों के मकाम पर जाकर मरकजी हुकूमत के इस कानून से रोशनास कराया जाएगा। CA की बात हो रही है, तो उसके साथ साथ NPR की बात, उसके साथ साथ NRC की बात, ये सब एक साथ आ जा रहा है। इसको लेकर के पूरा देश में एक आशंका और भय का माहौल पैदा हो गया है और लोग इसके खिलाफ उतर रहे हैं। तो हम लोग जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा कैंपेन रहेगा झारखंड में, इन सवालों को भी उस 14 से 2 का जो कैंपेन रहेगा उस कैंपेन में हम शामिल करेंगे। उधर भोपाल में CA, NRC और NPR के खिलाफ जारी सत्याग्रह शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पहले इस सत्याग्रह में जहां सिर्फ तलबा शामिल थे, अब वहीं इस सत्याग्रह में मर्द और खवातीन के साथ तमाम तबकात के लोग शामिल हो रहे हैं। पहले ये सत्याग्रह सिर्फ मरकजी हुकूमत के खिलाफ था, मगर अब ये सत्याग्रह करने वाले कमलनाथ हुकूमत से भी नाराज हैं। मरकजी हुकूमत के साथ कमलनाथ हुकूमत से क्यों है इनकी नाराजगी, इस पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। भोपाल के इकबाल मैदान में CA, NRC और NPR को लेकर 1 जनवरी से जो धरना जारी है, हमें देख रहे हैं कि उसमें शिद्दत बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट ने ज़रूर शुरू किया था, लेकिन अब इसमें मर्द हो, औरत हो, तमाम मज़ाहिब के लोग इसमें शामिल हैं। आप हमारे पीछे देखिए, यहाँ पर जो आरती भी हैं, सोनम शर्मा भी है, तमाम लोग मौजूद हैं। जो उनसे बात करते हैं, सोनम, हम देखते हैं सरकारों का जो रवैया, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में, वो एक जैसा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, सरकारें जो सरकार में है, जो पार्टी और जो विपक्ष में है, रवैया एक जैसा ही है, बस बोलने में अलग अलग लग रहा है। कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि हम विरोध में हैं,
जहाँ पर वो सरकार में है कांग्रेस, वो बोल रहे हैं कि एनपीआर नहीं होगा, एनआरसी नहीं होगा, लेकिन अभी जोड़ रहे हैं और अभी को भी वो सर्कुलेशन में जारी नहीं कर रहे हैं, वो फॉर्मल लेटर पे जारी नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच में उसको फैला नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में अंतर है। यहाँ पे आरती हमें जानना चाहेंगे, जैसा सोनम ने कहा कि कथनी और करनी में अंतर है। यहीं पर भोपाल के एक बाल मैदान में दिग्विजय सिंह भी आए थे, उन्होंने कहा था एनपीआर लागू नहीं होगा और एनपीआर की ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग चल रही है। यही हमें समझना है, आम जनता को समझना है, भोपाल की जनता को, देश की जनता को समझना है कि ये जो कह रहे हैं, जैसे कि एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा था कि एनआरसी लागू नहीं होगा, विपक्षी जो दल है वो भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन वहीं हमारे गृह मंत्री अमित शाह संसद में कहते हैं कि नहीं, आसाम में जिस प्रकार से एनआरसी लागू हुआ है ऐसे पूरे भारतवर्ष में होगा। इसी प्रकार से जो राज्य सरकार है, एक तरफ कमलनाथ जी हमें आश्वासन देते हैं, हमारे सीएम की हम एनपीआर लागू नहीं करेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह हमारे जो नेता है वो आकर कहते हैं कि हम एनपीआर लागू नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी ओर ट्रेनिंग दी जा रही है और फॉर्म भी निकाल दिए गए हैं। तो ये जो करनी और कथनी में अंतर यहाँ दिख रहा है, साफ नजर आ रहा है देश की जनता को। तो इसलिए जनता जब तक इस आंदोलन को करती रहेगी, जब तक ये कानून वापस ना हो, और मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में ये कानून वापस ले सरकार, यही हम अपील वापस नहीं होगा। आपने देखा कि आरती कह रही है और हम ये कुछ और लोग भी हैं, यहाँ पे मर्द भी मौजूद है। यहाँ जफर साहब, आपको क्या लगता है, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस मामले को लेकर 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन सरकारी तौर पर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर आपके पास नहीं आया। क्रोनोलॉजी को समझिए, सत्ता और विपक्ष दोनों हाथ में हाथ मिलाकर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता कहती है कि एनआरसी लागू हम कर रहे हैं, कानून लेके आ गए, पास कर लिया। राज्यसभा में कैसे पास कर लिया इन्होंने? राज्यसभा में जब मेजोरिटी नहीं है और वहाँ पास होता है, मतलब जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हैंड इन ग्लव्स है, अंदर ही अंदर दोनों के हाथ मिले हुए हैं और हाथ मिला के जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जफर भाई, और मुझे लगता है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक फ्रंट पे आके खेल रहा है और एक पीछे से उसकी इसको सपोर्ट कर रहा है। खुलकर अब मैदान में कोई नहीं आ रहा है और मुसलमानों को इस्तेमाल की चीज समझा गया था और अभी भी समझ रहे हैं, लेकिन अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू मत की बात करें, मुसलमान की बात करें, मर्द की औरत की बात करें, यहाँ पे तमाम लोग आप हमारे पीछे देख रहे हैं, लोग बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेती है, उनका संघर्ष जारी रहेगा। और संघर्ष सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें देश के संविधान को बचाना है। कैमरामैन दीपक के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। बेंगलुरु में सीए के खिलाफ जारी एहतजाज क्या सही रुख पर जा रहे हैं? क्या ये एहतजाज अपने मकसद से हट रहे हैं? शहर के फ्रीडम पार्क में हुए एहतजाज के बाद कई सवालात उठ रहे हैं। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हुआ एहतजाज तनाज़े का सबब बना हुआ है। एक तरह से यह एहतजाज बेलगाम एहतजाज नजर आया। असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही जलसागाह में हाजिर हुए, वहां बदनज़मी देखने को मिली। स्टेज चढ़ते वक्त असदुद्दीन ओवैसी गिर पड़े और फौरी तौर खुद ब खुद संभल गए। जब स्टेज पर पहुंचे तो लोगों का बड़ा हुजूम था। अभी बैठे भी नहीं थे कि अमूल्य नामी लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। असदुद्दीन ओवैसी फौरन उठ खड़े हुए और लड़की के हाथ से माइक लेने की कोशिश की। ओवैसी ने एक जानिब अमूल्य की हरकत की मजम्मत की, वहीं इजलास के मुंतज़मीन पर सख्त नाराज हुए। तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह, भारत जिंदाबाद के नारे मारते रहेंगे। हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक था न रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे यकीनन बड़ी तकलीफ हुई। मैं नमाज पढ़ने मगरिब के पीछे जा रहा था और जब अपनी कान में इस तरह की वाहियात बातों को सुना तो मुझे रहा नहीं गया, मैं दौड़ते में आया। और मैं ऑर्गेनाइजर से भी अपील करूंगा कि आप देखिए किसको आप बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, ये क्यों आकर हमारे जलसे में तमाशा करते हैं। इजलास के मुंतज़मीन ने कहा कि सोशल एक्टिविस्ट अमूल्य ने सीएए के खिलाफ कई एहतजाजों में हिस्सा लिया, लेकिन इस एहतजाज में क्यों उसने पाकिस्तान की हिमायत में नारा लगाया, ये बात समझ के बाहर है। Amulya, she has attended nearly about 50 protests. Voluntarily ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇನು ಇಷ್ಟೇ ವೇದಿಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಮೂಲ್ಯಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. एहतजाज में शामिल लोगों ने कहा कि कहीं न कहीं कोई साजिश जरूर हुई है।
ये लड़की किसी ना किसी के शय में आकर और किसी ना किसी के इशारे पे इसको इतने बड़े इजलास को, ये बहुत बड़ा कामयाब इजलास है और यहाँ हो सकता है कि ऐसे इजलास के और ऐसा जमा होने के ख़िलाफ़ किसी ने इसको वर्गला कर भेजा हो, उसको ताक़ीक़ करने की ज़रूरत है। और इसमें दो चीज़ें हैं, नंबर 1 कि साजिश है, या तो उसको किसी ने कहा गया है तो यहाँ इस पार्टी में जाके तो आज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, तो इसके पीछे तफ्तीश होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसको किसने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, वो बाद में इमीडिएटली जब माइक छीना गया तो उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोली। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में पेश आए वाक़े के बाद रियासत भर में बीजेपी और हिंदू तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। CAA मुखालिफ एहतजाज में इस तरह की हरकत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। समेत कई अहम शख्सियात ने वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की है। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी गई। 25 फरवरी को PM मोदी की चादर चढ़ाई जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज का 808वां 808 उर्स होने जा रहा है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने आज अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने के लिए हम लोगों को सुपुर्द किया। प्रधानमंत्री जी की ये छठी चादर होगी जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब बने हैं। उन्होंने जो है वो लगातार पहले साल से चादर ख्वाजा के दरबार में भेजने का सिलसिला जो शुरू किया है, उसके तहत आज छठी चादर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की थी। आज एक डेलीगेशन जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब की क़यादत में माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कोई पुरानी परंपरा चली आ रही है कि जब भी गरीब नवाज के उर्स आते हैं तो प्रधानमंत्री जी की चादर चढ़ाई जाती है, और एक ये नई परंपरा शुरू करी जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो काबिल सताइश है, हम सब उसको अप्रिशिएट करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको बुला करके और अपना जो उनकी अकीदत बुजुर्गान दीन से कितनी है उसको बाकायदा उन्होंने जाहिर भी किया और बड़े पुरखुलूस माहौल में हम सबको गरीब नवाज की चादर सौंपी। माननीय प्रधानमंत्री जी की चादर दरबार शरीफ में पेश होती है और जनाब नकवी साहब लेकर के दरबार में चादर पेश करने के लिए आते हैं और PM का संदेश भी लेकर के आते हैं। और संदेश में यही होता है कि पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन रहे, ये दुआ होती है। पिछले साल से प्रधानमंत्री जी ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि यहाँ पर हम आएँ और यहाँ पर आकर के हमारी मौजूदगी में ख्वाजा साहब के दरबार की चादर जनाब नकवी साहब के सुपुर्द करें और साथ में यहाँ पर दुआ हो पूरे मुल्क के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए, अमन व अमान के लिए। बिहार के बुनकरों के अच्छे दिन अब फिर से बुरे दिनों में लौट रहे हैं। 4 साल से रियासत के बुनकरों की हालत बदलने का दावा करने वाली हुकूमत उनकी मेहनत और मजदूरी का पैसा भी फराहम करा पाने में नाकाम साबित हुई है। जबकि इंतखाबी साल में सूबाई हुकूमत एक बार फिर से रियासत की सनत को मजबूत बनाने का दावा कर रही है, लेकिन पहले से हुकूमत के ऐलान पर चल रहा रोजगार खत्म हो रहा है। बिहार में बुनकरों की बड़ी आबादी है। खासतौर से भागलपुर, बिहार शरीफ, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और गया का बुनकर तबका इंतखाबात में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करता है। भले ही नीतीश कुमार कहते रहे हों कि वो वोट की सियासत नहीं करते हैं, लेकिन बुनकरों की आबादी को देखते हुए ही सतरंगी चादर की स्कीम शुरू कर बुनकरों के हैंडलूम सनत को तरक्की देने का ऐलान किया गया था। लेकिन महज 4 सालों में ही हुकूमत की ये स्कीम ठंडे बस्ते में चली गई है और इससे जुड़े बुनकर भुखमरी की कगार पर पहुँच गए हैं। इससे बड़ी नाराजगी और क्या हो सकती है कि जिसको पेट का मार सबसे बड़ा मार होता है, तो ये तो आने वाले इलेक्शन में इसका तो एक नेगेटिव प्रभाव तो पड़ ही सकता है। माननीय नीतीश कुमार जी को मैं तो ये कह सकता हूँ कि पहले जो उनका जो 2014 से 18 तक का रहा वो स्वर्ण काल में लिखा जाएगा कि उन्होंने किया है।
बिहार असेंबली इंतखाबात को देखते हुए इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने इसके खिलाफ हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। आरजेडी के मुताबिक नीतीश कुमार अपने वादे को पूरा करने के बजाय सिर्फ वोट की सियासत में यकीन रखते हैं। कहा कि चादर की बुनाई करो, सरकार के तमाम शोबों में उसकी खरीदारी होगी, लेकिन हनोज उसकी ख़रीदारी नहीं हुई और जहाँ कहीं ख़रीदारी हुई भी तो उसके पैसे का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। नतीजा है कि बुनकर यूनियन ने जो पूंजी लगाई, बुनकर यूनियन ने जो माल तैयार किया, उसके माल भी मार्केट में मतलब बिक नहीं पाई। सरकार के विभिन्न शोबे ही उसके माल के खरीदार थे, उन्होंने ख़रीदा नहीं। उधर बरसर इक़्तिदार पार्टी के मुताबिक नीतीश कुमार ने ही बुनकरों के मसले को हल करने की कोशिश की है। जो लोग पॉलिटिकल रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे वही पूछ दूं कि आप बता दीजिए ना कि आपने क्या किया था। भाई आपने तो हथकरघा भी फुकवा दिया, आपने तो जो आपका पावर लूम चल रहा था वो भी जलवा दिया, बिजलियों नहीं देते थे, वो चलता कैसे? आज के डेट में भी चले जाइए भागलपुर में, रात दिन पावर लूम चलता है। जेडीयू के मुताबिक हैंडलूम यूनियन को मजीद फ़आल बनाने की हुकूमत कोशिश करेगी, जबकि हैंडलूम यूनियन से जुड़े लोगों ने हुकूमत को इंतबाह दिया है कि ये मसला बरकरार रहा तो इंतखाबात में हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। हमें समाजवाद की नहीं राम राज की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के असेंबली में दिए गए इस बयान की दानिश्वरों ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। सीएम योगी के इस बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुस्लिम और गैर मुस्लिम दानिश्वर शख्सियात ने इसे आईन की भी तौहीन करार दिया है। दानिश्वरों के मुताबिक वजीर आला ने जिस पर हलफ लिया था उस आईन की पासदारी नहीं रखी। शपथ पे भी अपनी शपथ पे इनको विश्वास नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अब समाजवाद हमारे संविधान में लिखा हुआ है और समाजवाद के बिना हमारी जनता को मुक्ति नहीं मिल सकती। इनको पता है कि जनता को मुक्ति सिर्फ समाजवाद में मिलेगी, धर्म से कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो फिर भी जानबूझ के उन संवैधानिक मूल्यों को खत्म करना चाहते हैं। जो अपनी जो शपथ लेके आए हैं उस शपथ को भी खत्म कर इन्होंने कर दिया है। वो कह दिया है सबके सामने कि ये समाजवाद की जगह रामराज लाना पसंद करते हैं। तो इनका संवैधानिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। सोशलिज्म जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है और जाहिर है कि ये बात जो उन्होंने ये बयान दिया है, दरअसल ये जो हिंदुत्व का एक नज़रिया है उनका, उसको फैलाने के लिए और ये बताने के लिए कि अब यहाँ पर सिर्फ हिंदू तहजीब चलेगी, हिंदू मज़हब चलेगा और ये यहाँ हिंदुओं का राज होगा और दूसरी कौमों की हैसियत यहाँ दूसरे दर्जे की होगी। तो हम इसे जाहिर है कि ये बात हमारे मुल्क का जो दस्तूर है जिसकी सब इज्जत करते हैं, ये उसकी तौहीन करता है और हम उसके सख्त खिलाफ हैं उसके। और अब बात महाशिवरात्रि की। हिंदू मजहबी अकीदे के मुताबिक साल की 12 शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि की खास अहमियत समझी जाती है। फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि की खास अहमियत भगवान शिव और पार्वती की शादी की मुनासिबत से है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर मेरठ में शिव मंदिरों में अकीदतमंदों की खासी भीड़ नजर आई। खासतौर पर यहाँ के तारीखी बलेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए शिव भक्तों की लंबी कतारें सुबह से लगनी शुरू हो गई थी। मेरठ के बलेश्वर महादेव मंदिर को यहाँ के राजा माया की बेटी और लंका की रानी मंदोदरी से खास मुनासिबत हासिल है। बेल के बाग हुआ करते थे, तो बेल के बाग होने के कारण से इसका नाम पड़ा था बिल्लेश्वर। तो बिल्लों के बाग होने से जो बिल्लेश्वर नाम पड़ेगा, तो बाबा बिल्लेश्वर नाथ के नाम से ऐतिहासिक सिद्ध पीठ है। रामायण में भी इसका नाम जिक्र आता है और रामायण में भी इसका वर्णन किया गया है। ये जो मंदिर है ये ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए इस मंदिर के में भगवान भोले शंकर की पूजा करने से जो मन के भाव होते हैं, अगर आप इसकी छतरी पे भी कृपा दृष्टि बनाएंगे तो भगवान आपकी तरफ निगाह उठाएंगे। माउंटेनिंग के शौकीन उत्तर प्रदेश के गौतम 2 सब्जेक्ट में एमए हैं। इन्होंने अपने अज़्म और हौसले से कई पहाड़ों की ऊंची चोटियों को सर किया है। जब इन्होंने हिमालय की ऊंची पहाड़ियों को सर करने का इरादा किया तो उनके सामने पैसे की कमी रुकावट बनकर खड़ी हो गई। अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए इन्होंने सऊदी में मुलाजमत करने का ख्वाब देखा ताकि यहाँ से कुछ पैसे कमा कर हिमालय की चोटी को सर किया जा सके। लेकिन यहाँ पर न सिर्फ गौतम के ख्वाब चकनाचूर हुए बल्कि एजेंट ने उनके साथ ऐसा धोखा किया कि इन्होंने जिंदगी की उम्मीद ही छोड़ दी। दोस्तों के मशवरे पर इन्होंने ट्विटर पर
एक पैगाम दिया और ट्विटर का सहारा लिया और भोपाल के मोहम्मद आबिद ने इन्हें हिंदुस्तानी सिफारतखाने के तवज्जुह से हिंदुस्तान लाने में कलीदी किरदार अदा किया। गौतम ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर, जहां उनका अपना आबाई वतन है, घर वालों से मुलाकात करने के बजाय भोपाल का सफर किया ताकि उन्हें मोहसिन का शुक्रिया अदा कर सके। यहाँ पर गौतम के साथ जो कुछ सऊदी में हुआ है उसे उनके आंसू बयान करते हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम के साथ खास मुलाकात। गौतम से जानते हो कि गौतम ये धोखा कैसे हुआ? सर मैं पर्वतारोही हूँ, मेरा नाम गौतम राजभर है और मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी और माउंट एवरेस्ट का मेरा परमिशन बन गया था। परमिशन बनने के साथ मुझे 25 लाख रुपए जमा करने थे माउंट एवरेस्ट के लिए, लेकिन वो पैसे चंदे के माध्यम से इकट्ठा होना था और नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मुझे विदेश की ओर रुख लेना पड़ा। और मैं सोचा कुछ पैसे और टर्न करूँगा, उसके बाद इकट्ठा करके और पैसे इधर उधर से इकट्ठा करके फिर माउंट एवरेस्ट जाऊँगा। लेकिन ये चीज़ें इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मैं सऊदी में जाके फंस गया। फंसने का माध्यम यह था कि मेरा जो वीज़ा था वो जनरल लेबर का था और जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट रिवार फोरमैन का था। तो फिर क्या हुआ कि जब मैं सऊदी अरबिया गया तो वहाँ पे मुझे काम दिया गया लेबर का। फिर ये आबिद साहब से मुलाकात कैसे हुई, किस तरह से करस्पॉन्डेंट हुआ कि आप जो है वापस हिंदुस्तान आ सके? अब वहाँ मैं पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुका था। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे जब यह वीडियो डाली 1.5 मिनट का 1 मिनट का, तो वहाँ से किसी ने शायद फॉरवर्ड किया फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, मुझे नहीं मालूम। फिर एक दिन क्या हुआ कि 4 दिन हो गए थे, 13 फरवरी को शाम में मैंने डाला था वीडियो, 13 को शाम में डाला था। और फिर आबिद जी को वीडियो कैसे मिला कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम। 15 को आबिद सर का मैसेज आया, नहीं संजीव सर का मैसेज आया और उसमें मैसेज ये था कि ये आबिद हुसैन जी हैं मध्य प्रदेश के और हमारे रुद्रपुर भगाई के निवासी हैं स्थायी, इनसे पहले बात करो फिर किसी और से बात करनी है। फिर सर का वॉइस क्लिक आया, उन्होंने बताया सारी चीज़ें, मैंने सुना। थोड़ी सी जैसे बॉडी की मेरी जान ख़त्म हो रही थी, लेकिन वो क्लिक ऐसा था कि ऐसा लगा कि जैसे मेरी बॉडी में जान आ रही हो। तो फिर आबिद जी से मैं वॉइस क्लिक भेजा इनके पास, तो इन्होंने पूरी प्रोसेस बताई कैसे हो सकता है या कैसे आप निकल सकते हो। फिर पूरा डिटेल इन्होंने लिया कंपनी का, मेरा, फिर मेरे पासपोर्ट का। और उसके बाद जो इन्होंने फिर इंडियन एम्बेसी को ईमेल किया और ट्विटर हैंडल पे उन्होंने टैग करके एप्लीकेशन मेरा डाला। फिर इंडियन एम्बेसी का तुरंत उसी दिन मेरे पास 3 बार फ़ोन आया और आबिद जी का 3 या 4 बार दिन में डेली फ़ोन आना शुरू हो गया था। तो ऐसे होते होते कंपनी को जब पता चला तो कंपनी हैरान हो गई और मैंने फिर एजेंसी में बात की तो एजेंसी वाले बता रहे थे कि आपको वहीं कॉल करना है। फिर जब इंडियन एम्बेसी का फ़ोन आया कंपनी के पास, इंडियन एम्बेसी का चला गया, तब एजेंसी वालों को पता चला कि कोई इनके पीछे है जो इतना बड़ा काम कर रहा है। तो उन्हें जब पता चला आबिद हुसैन, मैंने उन्हें बताया कि आबिद हुसैन मध्य प्रदेश भोपाल के हैं जिनसे मेरी कांटेक्ट हुई है। और जब इनका नाम उन्होंने सुना तो फिर उनको थोड़ा सा डर सा लगा। फिर एजेंसी का फ़ोन मेरे पास फिर आने लगा और उन्होंने कहा कि आपका काम हो जाएगा, आपको जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाएगा। फिर स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि अगर आबिद सर का मैसेज ना आया होता और इनसे मुलाकात नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं इंडिया वापसी कर पाता। एक तरफ मुल्क में अमरीकी सदर की आमद और इस्तकबाल के लिए जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं तो दूसरी जानिब लखनऊ में डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। लखनऊ के तारीखी इमामबाड़े में जारी एहतजाज का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने। लखनऊ की आसिफी मस्जिद में मौजूद हैं और यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज का मकसद डोनाल्ड ट्रंप की हिंदुस्तान आमद है। मज़ाहिरीन का मानना है कि पूरी दुनिया में जुल्म तशद्दुद का जो सिलसिला है उसका ज़िम्मेदार अमेरिका है, इसलिए हम हिंदुस्तान आने पर अमेरिकी सदर की मुखालफत करते हैं, मजम्मत करते हैं। ये मानना है इन मुजाहिरीन का जो आसिफी मस्जिद के सामने एहतजाज कर रहे हैं। हिंदुस्तान में बहरहाल मुसलमान भी हैं, आम इंसान भी हैं, उनके भी जज्बात का ख्याल रखें कि इन्होंने हम ऊपर कितना जुल्म किया, हमें कितना सताया है। हमारे जो रोज़े का मुहाफिज जनरल कासिम सुलेमानी उसको कत्ल कर दिया। तो अब इस तरह से हम ये समझ रहे हैं कि एक चिढ़ाया जा रहा है उस तरीके से
कि अपने हर हुक्मरान का फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क की आवाम के जज्बात का ख्याल रखें। हम हुकूमत से इतना ही कहना चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर हैं मुसलमान और ख़ास कर शिया, बल्कि इंसान, हर वो इंसान जो जुल्म के ख़िलाफ़ है वो उसको खुशामदीद नहीं कहेगा डोनाल्ड ट्रंप को। तो उनका भी ख्याल रखें, उनके जज्बात का भी हुकूमत ख्याल रखे। आपने देखा कि लोगों में गम गुस्सा है अमरीकी सदर की आमद के ख़िलाफ़, और इनका मानना यही है कि हुकूमत तक इस पैगाम को पहुंचाया जाए ताकि हमारे जज्बात, हमारे एहसास को समझा जाए। कैमरामैन उपेंद्र के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। शायरी हो या अफसाना, उर्दू ज़बान ने अदब के हर शोबे में अपनी मिठास का असर छोड़ा है। यही वजह है कि ये ज़बान किसी ख़ास फ़िरक़े व तबक़े तक महदूद होकर नहीं रही। दुनिया भर में उर्दू तालीम के नए गोशे सामने आ रहे हैं। अमेरिका, लंदन, जापान, ईरान, मॉरिशस, बांग्लादेश में इस ज़बान के पढ़ने वालों में इजाफा हो रहा है। लोग एक दूसरे की ज़ुबान को सीखने और समझने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़ुबान की मिठास और शीरनी एक दूसरे को अपनी जानिब मतवज्जा करती है। कुछ ऐसा ही हाल उर्दू ज़ुबान के साथ भी है। उर्दू ज़ुबान ने दुनिया भर में अपनी अहमियत का लोहा मनवाया है और अपनी मिठास और शीरनी के लिए एक दुनिया के तमाम लोगों को मतवज्जा किया है। हमारे साथ कुछ ऐसे ही ख़ास मेहमान हैं जो जापान से आए हैं, मॉरिशस से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं और अपने अपने मुल्कों में अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं। लेकिन जब बात उर्दू की आती है तो इनके चेहरे की चमक, इनके बोलने का अंदाज़ देखने के लायक होता है। हम सबसे पहले अपने ख़ास मेहमान जो जापान से आए हैं उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर काथा ओको, जो जापान में उर्दू ज़ुबान पर बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी उन्होंने तर्जुमे किए हैं और आज जापान की 3 यूनिवर्सिटियों में उर्दू ज़ुबान पढ़ाई जाती है, उर्दू की तालीम दी जाती है, जहां प्रोफेसर काथा ओको क्लास भी लेते हैं। हम आपसे बात करेंगे। अपने मुल्क में अपनी ज़ुबान बोलते हैं आप? बिल्कुल, जापानी। जापान में सिर्फ जापानी ज़बान बोली जाती है जी। लेकिन जब बात उर्दू की आती है तो क्या खास है? क्या? जब बात उर्दू की आती है तो खास क्या है? खास की बात नहीं है, ये तो सिर्फ हम लोग यूनिवर्सिटी में उर्दू सीखना शुरू किया है, इसलिए आम लोग तो नाम भी नहीं, ये सच्ची बात मैं कहता हूँ, उर्दू का नाम भी नहीं जानते हैं। अफसोस की बात ये है। मतलब लोग इतने मसरूफ हैं अपनी अपनी जिंदगी में कि एक दूसरे की जुबान को सीखने और समझने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन तो है, लेकिन एशिया की जबान पर जापानी लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, तो यूरोपियन, फ्रांसीसी या फ्रांसी या रूसी या अंग्रेजी ऐसी जबान पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन जब आपने उर्दू सीखी तो उसकी वजह क्या थी, और जब आप सीखें तो आपको कैसा लगा, और फिर क्यों आपने उर्दू का दायरा वसी किया जापान में अपने तौर पर, जो अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं? तो मेरी बात अच्छी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ के सबसे पहले अफसाना पढ़ा, तो उस अफसाना कृष्ण चंद्र लिखा है, ये मुझे बहुत मुतासर हुआ, उस वजह से आजकल भी करता हूँ, पढ़ता हूँ। और उसके बाद कृष्ण चंद्र, मंतो, गारिब, फाइज, इकबाल ऐसा करता हूँ, तो आजकल ज्यादा इकबाल करता हूँ जी। मीठी जुबान है, शीरी जुबान है, आप मॉरिशस में होते हैं, उर्दू में काम करते हैं, खास वजह क्या है? आपने कहा कि मीठी ज़बान शीरी ज़बान है, इसी ज़बान ने तो दुनिया के सभी लोगों को शीर व शकर किया है, क्योंकि ये ज़बान जो है मोहब्बत का पैगाम देती है, मोहब्बत का पैगाम देती है। और आप देखेंगे कि इस ज़बान में अगरचे हम कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन जो बड़े अदीब हैं, मिसाल के तौर पर प्रेमचंद, वो मुस्लिम नहीं थे। और अभी आपने जैसे कहा किशन जी हाँ जी, और वो भी हाँ, जाहिर सी बात है, यानी उर्दू में बेशुमार ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, रघुपति, सहाय, फिराक, गोरखपुरी, यानी मैं समझता हूँ, यानी सभी लोगों को मालूम है उर्दू के बहुत नामवर शायर हैं, लेकिन इसके बावजूद यानी इस ज़बान ने यानी शीरीन ज़बान इस वजह से है क्योंकि इस ज़बान ने हिंदुस्तान क्या बल्कि बड़े सग़ीर हिंदो पाक की फसीलों को छोड़कर दुनिया के कोने कोने में फैली हुई है। और मैं आपको बताऊं कि ये ज़बान जब भी लोगों ने हिंदुस्तान से हिजरत की है तो इस ज़बान ने उन लोगों के साथ हिजरत की है, और इसी की बुनियाद पे आज मॉरिशस जैसे
छोटे से जजीरे में 12 लाख लोगों की आबादी है, लेकिन उर्दू वहाँ भी यानी आज से 200 साल पहले पहुँची हमारे आबा व अजदाद के साथ। आपने कहा कि आज यानी मादरी ज़बान का यानी दिन है, यौम मादरी ज़बान है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि खुदा ने हर इंसान को उसकी मादरी ज़बान तोहफे में दी है। हमारे साथ एक और मेहमान है जो बांग्लादेश से आए हैं और बांग्ला ज़ुबान पर जो है वो बांग्ला ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उर्दू में जो है वो आपने काफ़ी कुछ काम किया है। तो क्या ख़ास बात है, आप उर्दू ज़ुबान जो है वो किस तरह से आपने अपने तौर पर उर्दू सीखने की कोशिश की, उर्दू को जो है वो आपने जिस तरह से उर्दू पे काम किया? मेरी मादरी ज़बान नहीं है, तो ये उर्दू ज़बान हमारे अकाबीर व असलाफ की ज़बान है। किसी तो नहीं है कि मुहक़्क़िक़ हो सकते कि उर्दू ज़बान जानने के अलावा किसी बांग्लादेश में मदरसे कौमिया जो है तकरीबन ये 100,000 100,000 1 लाख से ज़्यादा मदरसे कौमिया हैं, वहाँ पे उर्दू पढ़ाते हैं, तकरीर करते हैं। उर्दू आज जिस तरह से कहा जाता है उर्दू एक ख़ास तबके की ज़ुबान है, ख़ास फ़िरके तक महदूद होकर रह गई है, आपको नज़रिया आपके जो नज़रिया पेश करते हैं वो बाज़िया कहते हैं कि मुसलमानों की ज़बान है ना, ये दुरुस्त नहीं है। ये सब मिल्लत की है, हिंदू मुस्लिम सब कुछ के लिए है। अगर कोई उर्दू ज़बान नहीं जानते हैं वो गालिब से, अल्लामा इकबाल से, अमीर खसरू से महरूम रहते हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान को मरकज़ी वज़ारत बराए इंसानी वसाइल से मरकज़ी अक़लियती उमूर को मुंतकिल करने की तजवीज़ को हैदराबाद के गैर मुस्लिम उर्दू दानिशवरान ने गैर मुनासिब करार दिया है। इनका मानना है कि उर्दू बिला लिहाज तबक़ा मज़हब की सब ज़बान है। उर्दू को किसी मज़हब या जोग्राफियाई हद में भी क़ैद नहीं किया जा सकता। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान यानी NCPUL को अब मोदी हुकूमत मरकजी वजारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल से लेकर मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर के हवाले करना चाहती है। अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कौंसिल की मुंतकली के लिए गुज़िश्ता साल PMO को खत लिखा था, जिसमें यह दलील दी गई थी कि कौंसिल अक़लियतों से मुतालिक काम कर रही है, इसलिए इसको इनकी वजारत यानी अक़लियती उमूर के तहत लाया जाना चाहिए। इसके बाद कई दानिश्वरों ने अपने रद्द अमल में कहा कि उर्दू को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ना गलत है और हम इस तरह की किसी भी तब्दीली की पुरजोर मुखालफत करते हैं। कौंसिल के डायरेक्टर अकील अहमद ने इस बात की तस्दीक की कि कौंसिल से इस तजवीज़ पर राय मांगी गई थी, लेकिन NCPUL ने इस तजवीज़ की मुखालफत की है। दानिश्वरों ने कहा कि उर्दू को सिर्फ मुसलमानों के साथ जोड़ना गलत है और हम ऐसी किसी भी तब्दीली की पुरजोर मुखालफत करते हैं। जिन उर्दू को अक़लियती ज़बान होने का दावा करेंगे, उस पर मोहर लगा देंगे, तो फिर हम जैसे लोगों का दिल टूट जाएगा। ये मेरे ख़्याल में अलिफ से अक़लियतों की नहीं, बल्कि आयन से जो अक़लियत हैं वो उनकी ज़बान है। आप अगर उससे अक़लियती ज़बान कह देंगे तो फिर हम ये जज्बा और ये मोहब्बत जो मुल्क गिर है, और आपके सियासतदान भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि उर्दू हम सब की ज़बान है, तो उसे आप एक मज़हब के साथ या अक़लियती महकमे में उसको ढकेल देंगे आप, तो मेरे ख़्याल में उर्दू के साथ उर्दू से ज़्यादा मुहिब्बान उर्दू के लिए एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, उन पर जुल्म है। ये नहीं होना चाहिए। तासुर दिया जा रहा है और पैदा किया जा रहा है कि कोई ज़बान किसी मज़हब की है। जैसे पंजाबी को सिखों की ज़बान समझा जाता, वैसे उर्दू को मुसलमानों की ज़बान समझा जाता, जो गलत है। ज़बान का ताल्लुक़ ज़मीन से है, मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका। उसको अलग से मिनिस्ट्री में देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसी लखनऊ शहर में जो पहली उर्दू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1981 में, तो उसमें रामलाल जी इन्वॉल्व थे, उसमें विश्वेश्वर प्रदीप इन्वॉल्व थे, उसमें मेरे वालिद मरहूम बिशन कपूर इन्वॉल्व थे, और उसका जो उद्घाटन था वो VP सिंह ने किया था। तो ये कभी भी सोचा ही नहीं गया कि साहब ये किसी माइनॉरिटी तबके के, तो सबकी भाषा है। अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कौंसिल की मुंतकली के लिए
गुज़िश्ता साल पीएमओ को खत लिखा था, जिसमें दलील दी गई थी कि कौंसिल अक़लियतों से मुतालिक काम कर रही है, इसलिए इस इदारे को उनकी विजारत के तहत लाया जाना चाहिए। इसके बाद पीएमओ ने HRD से राय तलब की थी, जिसने बाद में कौंसिल और NCERT जैसे इदारों से राय तलब की। जरा ने बताया कि इन आरा की बुनियाद पर HRD ने इस कदम की मुखालफत की है। हालांकि सरकार की मंशा पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मरकजी हज कमेटी ने औरंगाबाद और भोपाल इम्बकेशन पॉइंट से रवाना होने वाले आज़मीन हज को मुंबई इम्बकेशन पॉइंट और गया इम्बकेशन पॉइंट से रवाना होने वाले आज़मीन हज को कोलकाता इम्बकेशन पॉइंट से रवाना होने का ऑप्शन पेश किया है। मरकजी हज कमेटी ने फ्लाइट के टेंडर के बाद ये मुतबादिल पेश किया है। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने मरकजी हज कमेटी के CEO मकसूद अहमद खान से खास बातचीत की है। आप देखें पूरी बातचीत। मुझे दें इजाजत। आदाब। 20 की तैयारियां जो है वो अनकरीब मुकम्मल होने वाली है और हिंदुस्तानी आज़मीन हज की प्रवास का सिलसिला 25 जून से शुरू होने वाला है। लेकिन इसी दरमियान जो है वो मरकजी हज कमेटी ने गया, भोपाल, औरंगाबाद से रवाना होने वाले आज़मीन हज को जो है वो एक मैसेज भेजा है और उन्हें ये कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं तो अपना एम्बार्केशन पॉइंट तब्दील कर लें। ऐन वक्त पे कैसे तब्दील किया जाएगा एम्बार्केशन पॉइंट, और आप जो कह रहे हैं कि एम्बार्केशन पॉइंट चेंज होना चाहिए, उसकी अहम वजह क्या है? ये आप सब जानते हैं कि हर एम्बार्केशन का जो एयरफेयर होता है वो टेंडरिंग सिस्टम से फिक्स होता है और हमने 2020 का जब फॉर्म जारी किया था तो उसमें 2019 के जो रेट्स थे वो एक गाइडिंग रेट्स उनको दिए थे। जैसे औरंगाबाद और मुंबई में उस वक्त डिफरेंस था 12,000, तो हमारे बहुत सारे हाजियों ने ये जान करके औरंगाबाद और मुंबई में डिफरेंस 12,000 है तो उन्होंने औरंगाबाद ऑप्ट किया। लेकिन टेंडरिंग सिस्टम में कहीं एम्बार्केशन अलग अलग एयरलाइंस को जाते हैं, कहीं सस्ता होता है, कहीं महंगा होता है। तो इस बार इस टेंडरिंग सिस्टम में ये डिफरेंसेस ये 3 जगह पर थोड़े से ज्यादा हुए हैं। जैसे मुंबई और औरंगाबाद का जो डिफरेंस है वो 37,352 रुपये है। मतलब औरंगाबाद का जो एयरफेयर है वो मुंबई के एयरफेयर से 37,300 के करीब ज्यादा है। वैसे ही भोपाल और मुंबई में जो डिफरेंस है वो 32,060 का है, यानी भोपाल का जो एयरफेयर रहेगा वो मुंबई के एयरफेयर से 32,060 ज्यादा रहेगा। वैसे ही गया और कोलकाता जो करीब है, जो चॉइस हम देते हैं एक करीबी एम्बार्केशन और एक सस्ता एम्बार्केशन, तो कोलकाता और गया में जो डिफरेंस है वो 27,000 का है। मतलब जो हाजी गया से जाएंगे उनका फेयर जो रहेगा कोलकाता से 27,000 ज्यादा। तो इस दौरान पे जो हज कमेटी की मीटिंग यहाँ पर हुई थी तो 18 तारीख को 15 फरवरी को जो हज कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें ये तय हुआ है कि क्योंकि ये डिफरेंस जो हाजियों को पहले बताया गया था उससे बहुत ज्यादा है, तो फिर एक बार हाजियों को ये बता दिया जाए कि ये सिचुएशन है। इसके बावजूद भी अगर उनको कोई चेंज करना है तो कोई हाजी अगर ये समझता है कि इसके लिए ज्यादा डिफरेंस है तो वो चेंज कर सकता है। उसको 22 फरवरी तक की मोहलत दी गई है। सवाल एक ये पैदा होता है कि नवाब मलिक साहब जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी एक सवाल किया था कि क्या ये मुमकिन है कि एयरलाइन से जो है वो तमाम के तमाम एम्बार्केशन पॉइंट का एक ही किराया मांगा जा सके और वाजिबी हो। ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गया का महंगा है, औरंगाबाद का महंगा है और भोपाल का महंगा है, तो ये डिफरेंस जो है वो खत्म होने के लिए क्या मुमकिन है? ये हज ऑपरेशन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। 1,40,000 1,25,000 जब हाजी एक साथ ले जाना होता है और उसी वक्त पे ले जाना होता है तो उसके लिए 3 किस्म के जहाज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक तो बड़ी जहाज़ें होती हैं जो सऊदी एयरलाइंस के पास है और कुछ हद तक एयर इंडिया के पास है, जिसमें 450 के करीब हाजी एक वक्त जाते हैं। फिर कुछ दरमियानी जहाज़ें हैं जिसमें 300-330 हाजी जाते हैं और कुछ छोटे जहाज़ें हैं। तो कोई भी एयरलाइंस के पास तीनों किस्म के एक सीरी के जहाज़ नहीं है, तो ये सारा भार जो है डिफरेंट एयरलाइंस मिल के अलग अलग जगह से लेते हैं। जो छोटे एम्बार्केशन है जहाँ छोटे जहाज़ चलते हैं वहाँ एयर इंडिया अभी तक बहुत अच्छे से ले जाता था, लेकिन अभी खुद एयर इंडिया के जहाज़ें भी उतने दुरुस्त नहीं है, उनके पास भी कैपेसिटी कम है। तो हर एयरलाइंस के पास आज कैपेसिटी कम है, तो ये एक आज के हालात में ये तजुर्बा उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता है कि ये हर जगह से एक ही रेट हो। भोपाल, गया और औरंगाबाद से जाने वाले आज़मीन हज को जो है वो हज कमेटी ने इतला दी है कि अगर वो अपने एम्बार्केशन पॉइंट बदल सकते हैं तो उनको जो है वो काफ़ी बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल जो है वो वक्त है हज को शुरू होने का, तो ऐसे आज़मीन हज जो किराया सस्ता चाहते हैं वो अपने एम्बार्केशन पॉइंट को तब्दील कर सकते हैं।
कैमरा पर्सन संतोष डिसले के साथ मुजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई।